हेलो ना माइक चेक। हेलो हेलो माइक चेक 1 2 3 1 2 3। क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? हेलो हेलो माइक चेक। वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। कैसे है सभी? हम बढ़िया मस्त मजे में। ये कौन साइंटिस्ट आया हमारे बीच? नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना है कि मैं जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं उसकी वैल्यू चेंज करके और नया क्वेश्चन बना लो। नहीं नहीं, आपको जो क्वेश्चंस दिए गए वही प्रैक्टिस कीजिए। आप क्लास के सवाल 2 2 बार कीजिए, होमवर्क के सवाल 2 2 बार कीजिए, पीडीएफ के क्वेश्चंस कीजिए। चलिए करें क्लास की शुरुआत। आपको एक राज की बात बताऊं? बताओ भैया, तुम ही आज राज की बात बता दो। चलिए, तो हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं आज। आज हम शुरू करेंगे गति के नियम और है आज हमारा लेक्चर नंबर 1। ठीक है, अच्छा। इस चैप्टर से कितने सवाल आते हैं नीट में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चैप्टर आपको कितने अच्छे से समझ में आता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीट की परीक्षा में ऐसा मतलब जैसे नीट में तो इतना इंटरकनेक्शन वाले सवाल नहीं आते, लेकिन अगर मैं पूरे फिजिक्स की बात करूं, जी मीन्स की बात करूं, एडवांस की बात करूं, तो ऐसा बोला जाता है जिसका न्यूटन के गति के नियम और कार्य ऊर्जा शक्ति जितना ज्यादा स्ट्रांग होता है उतने ज्यादा उसके नंबर आएंगे फिजिक्स में और उसको उतना ज्यादा फिजिक्स आता है। तो ये जो चैप्टर है ये हमें आगे चलकर बहुत सारी जगहों पे हेल्प करने वाला है। इस चैप्टर से भले ही डायरेक्ट सवाल कम आते हैं नीट में, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से इस चैप्टर में पढ़ाया गया हर एक कंसेप्ट बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए तो करते हैं क्लास की शुरुआत। आज हम क्या पढ़ेंगे? पहले न्यूटन की गति का प्रथम नियम, बिल्कुल थ्योरेटिकल सा टॉपिक। फिर पढ़ेंगे बल, संवेग, द्वितीय नियम, आवेग, तृतीय नियम। ये न्यूटन की गति के 3 नियम है, उसके इंपॉर्टेंट सी बातें। कामेश सर को कहना बच्चों को जल्दी छोड़ दे, मतलब छोड़ देते हैं जल्दी या छोड़ने का बोलू जल्दी? हाँ भी, मतलब सीधा बोलना है या उल्टा बोलना है? भारती बेटा जय भीम। सीधा बोलना है या उल्टा बोलना है? जल्दी छोड़ देते हैं या जल्दी नहीं छोड़ते हैं? बोलना है। अरे क्या बोलना है? छोड़ने के लिए, जल्दी छोड़ने के लिए। बेटा अब ये तो मैं नहीं बोल सकता हूं, है ना। मतलब जल्दी वो तो क्लास के ऊपर डिपेंड करता ना, किसी दिन टॉपिक ज्यादा लंबा कीजिए या कभी कुछ बातें रह गई बताने की, तो उसमें तो आपकी कोई सहायता नहीं की जा सकती। वो तो आप पे अब जुल्म होने वाला है, पढ़ाई का जुल्म। आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ने के लिए तैयार रहे, तभी तो आप डॉक्टर बन पाएंगे। चलो, तो ये हमारे पास 3 नियम थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम थे हमारे पास। ठीक है, अब ये जो 3 नियम है, ये तीनों नियम में हमें बिल्कुल बेसिक सी बातें करनी है, और ये 3 नियम आपने पढ़े भी होते हैं बचपन में। अब इसमें हमें इस पर उदाहरण या क्वेश्चंस जो है न्यूटन की गति के नियम पर, द्वितीय नियम पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। फिर इसके बाद में हम एक एक करके बल पढ़ना शुरू करेंगे। हम पढ़ेंगे पहले मुक्त पिंड आरेख क्या होते हैं, हम विलंब प्रतिक्रिया बल पढ़ेंगे, रस्सी में तनाव पढ़ेंगे, स्प्रिंग बल पढ़ेंगे, छदम बल पढ़ेंगे। और इसके बाद में इसमें एक और, इसमें से दो और बल होते हैं। पहला बल होता है घर्षण बल, और एक होता है फिर इसके, एक तो घर्षण बल अलग चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे, इसके बाद में घर्षण, और एक इसके बाद में अभिकेंद्रीय बल। तो वो अभिकेंद्रीय बल जो वृत्तीय गति का हिस्सा है, जो मैं आपको एक पूरे वृत्तीय गति के चैप्टर के नाम से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो बचा है उसमें घर्षण चैप्टर बचा है। तो घर्षण मतलब एक और टॉपिक होता है, लेकिन वो क्या होता है कि ये वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर को करने में हमें कम से कम 8-10 क्लासेस लग जाएगी। फिर घर्षण भी 3-4-5 क्लासेस लगती है। तो अगर मैं एक ही में सब कुछ पढ़ा दूंगा तो बच्चों को लगता है सर ये चैप्टर तो 1 महीने से चले जा रहा है ना, 15-20 दिन से एक ही चैप्टर पढ़े जा रहे हैं। तो ऐसा आपको ना लगे, इसके लिए
हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम यहां पर ये वाले चैप्टर को, है ना, ये वाले चैप्टर में घर्षण अलग से पढ़ने वाले हैं। जयपुर में भूकंप आ गया था। टेस्ट में क्या आएगा बेटा, टेस्ट में ऑलरेडी बता दिया, ये वाला चैप्टर नहीं आएगा। इसके पहले जो 2 चैप्टर पढ़ाए उसमें भी, है ना, ग्राफ, पहला वाला चैप्टर का ग्राफ और गुरुत्वाकर्षण गति, अपेक्षित गति आएगा, और दूसरा चैप्टर पूरा आएगा, है ना। अब तीसरी इंपॉर्टेंट सी बात, आज मेरे गले में घर्षण ज्यादा हो गया है किसी कारणवश, मुझे नहीं पता क्या हो गया। दोपहर तक तो ठीक चल रहा था कार्यक्रम, लेकिन अभी इसकी पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें मुझे काफी ज्यादा समस्या गई थी ना, आवाज ठीक से निकल नहीं रही थी। तो अभी फिर मैंने गार्गल, मतलब हिंदी में गरारे बोलते हैं जिसे, तो गर्म पानी से मैंने गरारे करे तो थोड़ा आराम है। तो मैं थोड़ा सा धीरे धीरे बोलूंगा, आराम से बोलूंगा ना, तो मेरी बातों को ध्यान से सुने और बढ़िया तरीके से सुने ना। तो घर्षण अभी हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन घर्षण हमारी जिंदगी में ऑलरेडी आ चुका है, हमारे गले में घर्षण ज्यादा हो चुका है। चलो तो करते हैं क्लास की शुरुआत। गति का प्रथम नियम क्या होता है? अच्छा, ये वैसे नियम है यार, ये जो आपको ऑलरेडी पता भी है। स्ट्रिप्सिल ले ली बेटा, स्ट्रिप्सिल ले ली, विक्स ले ली, गर्म पानी भी पी रहा हूं वैसे 1.5-2 घंटे से, और गर्म पानी के गरारे भी कर लिए है। और कोई समाधान हो तो बता सकते हैं। कल के रसगुल्ले नहीं यार, हाँ हो भी सकता है, कल के रसगुल्ले भी हो सकते। चलो हाँ भाई, तो हम करते हैं क्लास की शुरुआत। ऐसा कुछ भी नहीं खाया मैंने, लेकिन फिर भी ये शायद मौसम परिवर्तन की वजह से हो रहा है ना, क्योंकि होता क्या है कि जैसे हम लोग यहाँ पर रहते, तो हम लोग यहाँ पर नीचे जब रहते हैं, मतलब कि बेसमेंट में स्टूडियोज बने हुए एक बिल्डिंग में, तो यहाँ पर पूरे टाइम एसी चलते रहते हैं, मतलब वो बड़े बड़े एसी लगे हुए, सेंट्रल एसी डक्ट वाले, जैसे मॉल में लगे हुए रहते हैं ना, उस टाइप के। क्योंकि यहाँ पे जितने सिस्टम इनको ठंडा रखना पड़ता है, तो पूरे टाइम एसी चलते रहते, एकदम ठंडी हवा। और उसके बाद में हम लोग जैसे घर पर जाते, रास्ते में जाते, बाहर निकलते तो एकदम गर्म हवा लगती है, तो उस वजह से शायद ऐसा हो गया है। चलिए, तो अभी हम करते क्लास की शुरुआत न्यूटन के गति के प्रथम नियम से। न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या होता है? इसे गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बिल्कुल आसान सा नियम है, हम बचपन से कक्षा 9वीं से पढ़ते आ रहे हैं, और ये नियम हम काफी बार पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, क्या होता है पहला नियम? पहला नियम या न्यूटन का गति का पहला नियम। अच्छा, इस चैप्टर में हमने चैप्टर का नाम लिखा है गति के नियम। यह आप कहीं पर इस चैप्टर को न्यूटन के गति के नियम के रूप से भी पाएंगे, या अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, या इसे प्यार से NLM बोला जाता है। शॉर्ट फॉर्म में इस चैप्टर को प्यार से NLM बोलते हैं। तो अगर कहीं पर आपको NLM लिखा हुआ दिख रहा है, मतलब कि वो न्यूटन की गति के नियम की बातें हो रही है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। हमने प्रथम नियम पढ़ना है। प्रथम नियम मुझे लगता है आप लोगों को सभी को पता होगा, या बचपन में जब आप लोग कक्षा 9वीं में होंगे तो यह नियम आपको पढ़ाया होगा, और जो भी टीचर ने पढ़ाया होगा अजीब अजीब एग्जाम्पल देके पढ़ाया होगा। कैसे कि हम अगर हम अंतरिक्ष में चले जाए तो वहां तो कोई बल नहीं लगता है, तो अगर अंतरिक्ष में साइकिल चले जाएगी तो उसमें पेडल मारने की जरूरत ही नहीं होगी, अपने आप साइकिल चलती रहेगी। ऐसे कभी एग्जाम्पल दिए गए तुम्हें? तो अभी न्यूटन की गति का प्रथम नियम होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। यह होता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर एवं एक समान रूप से गतिशील है, तो सरल रेखीय पथ पर निरंतर गति करती रहेगी जब तक कि उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। मतलब अगर इसको शॉर्ट में ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी वस्तु पर बाह्य बल, ना, बाह्य बल 0 है, मतलब कि कोई बाहर से बल नहीं लग रहा है, तो वो उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं करती है। अवस्था क्या क्या होती है हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अवस्था मैंने आपको जब सरल रेखा में गति पढ़ाया था उसी में सबसे पहले मैं बता देता कि अवस्था क्या होती है। तो अवस्था 2 हो सकती है, एक हो सकती है विराम की अवस्था, अवस्था में सबसे पहले हो सकता है विराम, और एक हो सकता है नियत वेग। क्या हो सकता है? विराम, और एक हो सकता है नियत वेग, या नियत गति कर रही है। नियत गति कर रही है मतलब कि वह वेग में परिवर्तन के बिना एकदम सीधी 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 चली जा रही है। ठीक है, तो अगर किसी भी वस्तु पे बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है ना। अनुराग वर्मा बेटा, वेलकम टू क्लास। अब पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। तो अगर हम बोल रहे हैं कि यहां पर अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब कि वो विराम में है तो विराम में ही रहेगी,
और अगर वह नियत वेग से गति कर रही है तो नियत वेग से ही गति करती रहेगी, इसकी अवस्था में परिवर्तन कभी नहीं होगा। तो यह न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए ना हम इसको, वो साइकिल वाला एग्जाम्पल अगर आपने नहीं सुना हो तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ना, बच्चों के मजे लेने के लिए। ऐसा बोला जाता है कि भैया अगर आप अंतरिक्ष में साइकिल लेकर चले गए तो पहली बात तो अंतरिक्ष में साइकिल लेकर जाया नहीं जा सकता, लेकिन अगर ऐसा मजे लेने के बोला कि अंतरिक्ष में आप साइकिल लेकर चले गए तो आपको पैडल मारने की जरूरत नहीं, आप बस साइकिल पर बैठे रहो, साइकिल अपने आप चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर हम अभी जमीन पर बात करें तो घर्षण लग रहा है जिसकी वजह से हम पेडल मारते हैं, साइकिल रुक जाती है। लेकिन अंतरिक्ष में कोई घर्षण नहीं है, कोई बल नहीं है, साइकिल चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी, है ना। इसको और बेहतर रूप से बनाते, जैसे चंद्रयान 3 के बारे में अगर आपको पता हो तो जो लॉन्च किया गया, तो अब ऐसा तो ना होता कि अगर हमको चंद्रमा तक रॉकेट पहुंचाना है तो उसमें बहुत सारा पेट्रोल डालना पड़ेगा। नहीं, चंद्रमा तक रॉकेट को पहुंचाना ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो सर? चंद्रमा को रॉकेट तक नहीं पहुंचाना, अपने आप पहुंचाएगा, है ना, अपने आप पहुंच जाएगा। बस क्या करना होता है कि अगर मान के चलो पृथ्वी है तो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से अगर हमने उसे बाहर कर दिया, मतलब यहां से निकला, ऐसा गोल गोल घुमा 1-2 बार और 1-2 बार घूमकर वो अगर पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल गया तो अब उस पर कोई बल नहीं लग रहा है और अपने आप क्या होगा, वो चंद्रमा के जब नजदीक जाएगा तो चंद्रमा का गुरुत्वीय बल उसे अपने आप खींच लेगा। तो यहां पर एक बार बस इसे बाहर निकालना है, इसके अलावा कोई बल लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप बाहर चले जाएगा। ठीक है, अपने आप बाहर चले जाएगा, मतलब कि वहां पर कोई भी बल, बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उस वो रुकेगा नहीं। और दूसरी तरफ अगर देखें तो ये आकर्षण कर दे रहा है तो ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। या इस तरफ अगर हमने वेग देके फेंक दिया ऐसे तो अपने आप चांद की ओर चले जाएगा। ठीक है, तो वापस के साथ बेटा संजना बेटा वापस थोड़ा लेकर आएंगे, वो गया इंसान थोड़ी ना, इसलिए इंसान नहीं भेजे उसमें, इंसान भेजते तो वापस लेकर आएंगे किसी चीज को। ऐसा थोड़ी ना कि चंद्रमा पर चंद्रयान भेजा तो थोड़े दिन में वापस भी बुलाएंगे। साइकिल थोड़ी ना भेजी हमारी उसमें कि हमको वापस भी चाहिए। वो गई, जा गया, टाटा बाय बाय, चले गया वो, है ना। वहां से बस वो हमें, हाँ जैसे मिशन मंगल में भी हुआ था, वो चले गया, वहां से हमें वो फोटो खींचकर डाटा वगैरह सब कुछ भेजता रहेगा, बाकी वो वहां पर अपने आप चले जाएगा। मतलब विराम में रहेगा तो विराम में ही रहेगा, नियत वेग से चलेगा तो नियत वेग से ही चलता रहेगा। तो ये तो कुछ हाईफाई एग्जाम्पल हो गए, लेकिन इसको हम कुछ जमीनी स्तर पर छोटे छोटे एग्जाम्पल से भी समझते हैं। तो कैसे कैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल होंगे उसको हम समझते हैं। तो उसको समझने के लिए हमें इस नियम का एक और रूप पढ़ना होगा। यह नियत बल पर परिभाषित, अच्छा एक तो सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, यह नियत बल को परिभाषित करता है ना। क्या होता है, हमें बहुत बार पूछा जाता है कि बल को कौन परिभाषित करता है, न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। तो बच्चों को लगता है सर द्वितीय नियम में बल की बात होती है, F बराबर ma द्वितीय नियम से बनता है, तो बल द्वितीय नियम से आया। नहीं, बल की परिभाषा तो प्रथम नियम से ही आ गई थी, प्रथम नियम ने ही बल को परिभाषित कर दिया था, है ना। तो यहां पर यह नियत बल को परिभाषित करता है तथा यह बताता है कि बल एक कारक है। बल क्या है? एक कारक है, या बल एक कारण है। किसका कारण है? जो वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर सकता है ना। तो इस दुनिया में जो वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर सकता है, मतलब जो रुका हुआ उसे चला सकता है और जो चल रहा है उसे रोक सकता है, कौन करता है? बल। तो बल की सबसे पहली बात कौन से नियम में आई? प्रथम नियम में। तो आज से ध्यान रखना, हो सकता है आपको कहीं पर ऐसा अंधविश्वास हो या ऐसा कर लिया, अरे भाई द्वितीय नियम से बल आता है। द्वितीय नियम से बल नहीं आता है, प्रथम नियम से बल को परिभाषित किया जाता है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा क्या हुई? तो बल धकेलने या खींचने की वह प्रक्रिया है जो स्थिर अवस्था या एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित करती है या परिवर्तन करने की प्रवृत्ति रखती है। परिवर्तन करने की प्रवृत्ति रखती है, उसे हम बल कहते हैं। बल क्या होता है? बल को आसान शब्दों में बोले तो बल क्या है? अच्छा, दो बच्चों का, एक का तो मैं आज कोर्स ऑलरेडी आरंभ 2 में अभी ब्लॉक करवाया है। एक बच्चा है अबूजर, ओके, डाउटनेट नीट
डाउटनेट टेस्ट सीरीज हिंदी मीडियम में भी दिया जाएगा। हाँ अबूजर बेटा, डाउटनेट की टेस्ट सीरीज हिंदी मीडियम में होगी और टेस्ट सीरीज भी होगी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर अब तुम्हारा एक और कमेंट आया तो ना तो तुम्हारा बैच बचेगा ना तो टेस्ट सीरीज बचेगी। ठीक है, तो तुम ना तो घर के बचोगे ना तो घाट के बचोगे, ना तुम पे एक और मुहावरा चल जाएगा, आसमान से टपका खजूर में अटका, तो तुम जमीन पे भी नहीं पहुंच पाओगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि तुम्हारा कोर्स बंद हो जाएगा। ठीक है अबूजर बेटा, आ गई बात समझ में तुम्हें? एक और बालक है, इसको भी सेट कर दे। देखो 2-3 को सेट कर देते फिर क्लास अच्छी चलती रहेगी। सर प्लीज सर, जो चांद पर गए वो वापस कैसे आएंगे? सुमित बेटा, मैं नासा वालों से बात करता हूँ, तुम्हें पहुंचाते हैं, देखते हैं तुम वापस आ गए तो हमें पता चल जाएगा कि वापस कैसे आएंगे, और अगर तुम वापस नहीं आ पाए तो हम समझेंगे कि भगवान, सुमित के साथ जो हुआ थोड़ा बुरा हुआ, लेकिन सुमित अब चांद पे रहता है। हम हमारे सारे दोस्तों को बताएंगे, सारे बैच में बताएंगे, सुमित चांद पे रहता है ना। सुमित चांद लाने गया था। सुमित ने किसी को बोला किसी दिन सुबह उठकर कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, है ना, और सच में वो चांद लेने चले गया। तो देखते हैं शायद सुमित वापस आ पाए कभी। देखो भाई, तो यहां पर यह प्रथम नियम था। प्रथम नियम में सबसे इंपॉर्टेंट सी बात कि ये बल को परिभाषित करता है। अब बल क्या होता है? बल धकेलने या खींचने की वह प्रक्रिया है। मतलब देखो क्या होता है, बल क्या हो सकता है? बल में 2 चीजें होती है, या तो वो धक्का लगाए या तो वो खींचे, 2 चीजें हो सकती है। हाँ बेटा, ये सब कुछ आपको नहीं लिखना, आप मुझसे अब 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो कृपया करके इस प्रकार की बातें करें जिससे मुझे ऐसा विश्वास हो कि ये इस बच्चे को मैं 2 महीने से पढ़ा रहा हूं। ओए होए 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 होए, वाकई में 2 महीने हो जाएंगे कल तुम्हें मुझसे पढ़ते पढ़ते। तो ऐसी चीजें करो जिससे मुझे लगे कि आप 2 महीने से पढ़ रहे हो। जब भी बहुत सारी थ्योरी आती है तो मैं क्या बोलता हूं, ये आप यहां से समझ लो। समझने के बाद में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप उससे लिखोगे नोट्स कॉपी में। चलो, तो आगे बढ़ते हैं हम यहां पर, है ना। यहां पर बल की परिभाषा क्या थी? बल अब बहुत बार रुक चुका है, अब इसे हम नहीं रोकेंगे, अब बल समझ कर ही रहेंगे। तो क्या हो सकता है कि मान के चलो कि यहां पर एक वस्तु है, इस वस्तु को गति करवाने के लिए, ये विराम अवस्था में था, तो विराम अवस्था में तो इसकी गति में इसे गति करवानी है, मतलब इसकी अवस्था में परिवर्तन करवाना है। तो या तो हम इसे धक्का मार सकते हैं या तो इसे खींच सकते हैं, दोनों में से कुछ एक बात हो सकती है, या तो इसे धकेले हम या तो हम खींचे। ठीक है, तो धकेलने या खींचने की वह प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बल। अब बल में वस्तु में हो सकता है अवस्था में परिवर्तन हो जाए, हो सकता है अवस्था में परिवर्तन ना भी हो। इसका मतलब क्या हुआ? हो सकता है, अच्छा एक बात बताओ, क्या इस दुनिया में आज तक जिस रुकी हुई वस्तु पे तुमने बल लगाया वह चल गई? क्या इस दुनिया में जिस भी रुकी हुई वस्तु पर आपने बल लगाया वो चल दी? क्या हर एक वस्तु चल दी? नहीं सर। एक मुहावरा हमने सुना था, भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फायदा। ठीक है, तो जैसे अगर मान के चलो मैंने तुम्हें धकेलना चाहा, मैं तुम्हें नीट की ओर धकेलना चाह रहा हूं, लेकिन क्या जरूरी है तुम चल जाओ? नहीं, हो सकता है सर हम बहुत ज्यादा ढीठ हो, तो ढीठ होंगे तो नहीं चलेंगे। जैसे इसी प्रकार से इसको थोड़े आसान शब्दों में समझते कि अगर मैंने दीवार को धक्का लगा तो क्या दीवार चल जाएगी? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है कि अगर मान के चलो हमें हमारे घर में बड़ा कमरा चाहिए, तो हमने क्या किया, हमने इधर से दीवार को धक्का लगाया, इधर से धक्का लगाया, इधर से धक्का लगाया, कमरा बड़ा हो गया। ऐसा नहीं होता है सर, दीवार को हम धक्का लगा नहीं सकते। तो उसी प्रकार से उल्टा भी हो सकता है कि सर अगर एक छोटी सी वस्तु रखी हुई है, उसको मैंने धक्का लगाया, वो चल दी। ठीक है, तो हो सकता है कि किसी वस्तु को हम धक्का लगाए तो वो चल भी जाए या ना भी चले, तो वह अवस्था में परिवर्तन कर भी सकती है या परिवर्तन की प्रवृत्ति रखती, कोशिश कर रही है वो भी चलने की, लेकिन वो नहीं चल पा रही है। ठीक है, तो इसे हम बल कहते हैं। अब न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो है वह जड़त्व का नियम भी कहलाता। अब ये जड़त्व का क्या चक्कर है ना। देखो ये जो सारी बातें मैं समझा रहा हूँ, ये कक्षा 9th में है, ड्रॉपर बैच में या जो नीट के लिए पढ़ते हैं उसमें ये कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। नीट में सीधे आपको नियम पढ़ाकर क्वेश्चंस की तरफ ले जाया जाता है, लेकिन फिर भी मैं इसके जो बेसिक थ्योरी वाले कंसेप्ट है वो पूरे बढ़िया तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाओ।
तो जड़त्व क्या होता है, जड़त्व क्या होता है, जड़त्व कितने प्रकार का होता है ये भी समझते हैं। अच्छा, जड़त्व क्या होता है? जड़त्व वह गुण है किसी वस्तु का, वह गुण है किसी वस्तु का जिसकी वजह से वो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। क्या करती है? अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे अगर मान के चलो, हमारे पास काफी सारे एग्जाम्पल है। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल जिसको मैं एक लाइन में तीनों प्रकार के जड़त्व से समझाकर खत्म भी कर सकता हूं, कि अगर मान के चलो एक बस में है, हम बस में बैठे हुए हैं, तो बस में बैठे हुए थे, अचानक से बस आगे बढ़ गई, अचानक से बस आगे बढ़ गई। तो अगर अचानक से बस आगे बढ़ गई तो क्या होगा? हम पर पीछे की तरफ बल लगेगा। तो अगर हम इस चीज को समझे तो सर बस के अंदर कोई नहीं था जिसने हमें धक्का लगाया, बस के अंदर कोई नहीं था जिसने हमें धक्का लगाया। क्या बस के अंदर कोई भूत बैठा हुआ था जिसने जैसे ही बस चली तो तुम पीछे की तरफ धक्का लगा दिया? नहीं सर, बस के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। अचानक से ब्रेक लगा तो तुम आगे गिर गए, तुम आगे गिर गए, है ना। इसलिए बोला जाता है कि बस में जब भी खड़े रहो तो कस कर, है ना, जो सीट है उसको पकड़ के रख खड़े रहो, या जो ऊपर बस में रॉड डली हुई थी उसको पकड़ के खड़े रहो, है ना, या उसके अंदर स्टैंड बना हुआ रहता है उसको पकड़ के खड़े रहो, वरना दुर्घटना हो सकती है। एकदम से बस में ब्रेक लगेगा तो क्या होगा? हम आगे की तरफ गिर जाएंगे। और अगर तुम्हारे आगे, समझ रहे हो ना, महिला हुई तो तुम उसको जड़त्व नहीं समझा पाओगे, फिर वहां पर तुम्हें चाटे पड़ेंगे और पूरी भीड़ मिलकर मारेगी तुम्हें। ठीक है, तो अभी जड़त्व समझो और इसका उपयोग जो है वो ध्यान रखना। क्या? कि हमें पकड़ कर खड़े रहना चाहिए सर, वरना एकदम अगर ब्रेक लगाया, ठीक है, तो तुम आगे की तरफ गिर जाओगे। तो तुम वहां पर चिल्ला नहीं सकते जड़त्व हुआ, जड़त्व हुआ, जड़त्व हुआ, गैलीलियो गैलीलियो गैलीलियो, ना। ठीक है, फिर उसके बाद में हो सकता है कि तुम्हारे साथ, तुमने गैलीलियो बोला और तुम्हारे साथ आर्कमिडीज वाली घटना हो जाए, है ना। चलो ठीक है, अभी तो आर्कमिडीज की घटना पता नहीं है, बताएंगे आने वाले समय में। तो कृपया करके जड़त्व का पालन करें, है ना, और जड़त्व क्या है इसको ध्यान से समझे। तो यह हम पे धक्का तो नहीं लगा, लेकिन फिर भी हम आगे चले गए, फिर भी हम पीछे चले गए, किसकी वजह से? जड़त्व की वजह से। तो अभी जड़त्व क्या है? हम हमारी अवस्था में, या हमारा शरीर जो है अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। अगर गाड़ी रुकी हुई थी तो हम भी रुके हुए रहना चाहते थे। अचानक से अगर बस की जमीन आगे चले गई, मतलब बस आगे बढ़ी, तो हमारा शरीर अभी भी विराम अवस्था में रहना चाहेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से अगर मान के चलो आप ऐसे बस में बैठे हुए हो तो आपके पैर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आपका ऊपर वाला शरीर क्या चाहता है? अभी भी रुका हुआ रहना। तो इसकी वजह से आप पे पीछे की तरफ धक्का लग जाता है। ठीक है, या जब बस में अचानक से ब्रेक लगता है तो आप गति में हो, आप अभी भी गति करना चाहते हो, लेकिन ब्रेक लगा तो आपके पैरों तले जमीन जो है, या आपकी बस के नीचे वाली जो सतह है वो रुक गई, उस पे ब्रेक लग गया। तो ब्रेक लग गया, वो रुक गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम गति में थे, हम आगे निकल गए। आगे बात समझ में? हम गति में थे, हम आगे निकल गए। क्लियर है मामला? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। ये किसकी वजह से थी? ये जड़त्व की वजह से। तो अब इन सब में जड़त्व क्या है इसका फील आया। जड़त्व होता किसकी वजह से? जड़त्व ध्यान रखना है, द्रव्यमान की वजह से होता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात कि जिसका जितना ज्यादा जड़त्व होगा, जड़त्व ज्यादा होगा, तो जड़त्व समानुपाती होता है द्रव्यमान के। जड़त्व समानुपाती होता है द्रव्यमान के। जिस वस्तु का जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व उतना ज्यादा होगा। अब जड़त्व कितने प्रकार का होता है? जड़त्व जो है वह 3 प्रकार का होता है। ये कौन आया? मैंने बोला कि भैया आप आगे की तरफ गिरोगे तो आपको चाटा लगेगा। एक बच्चा बोल रहा है सर वंस मोर हो जाए। बहुत अजीब अजीब शौक होते हैं लोगों के। देखो, विराम अवस्था का जड़त्व क्या होता है ना। तो जड़त्व अब 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के जड़त्व होते हैं। एक होता है विराम अवस्था का जड़त्व, एक होता है गति का जड़त्व, और तीसरा होता है दिशा का जड़त्व। ठीक है, तो तीनों चीजें, हाँ, इसे इंग्लिश में इनर्शिया बोलते हैं। बिल्कुल वही वाली बात लिखी हुई बेटा ना, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो 3 प्रकार का जड़त्व होता है। तो सबसे पहला हो गया विराम अवस्था का जड़त्व। मतलब इसका क्या हुआ? मतलब इसका मतलब हुआ कि किसी वस्तु द्वारा उसकी विराम अवस्था को स्वयं द्वारा परिवर्तन करने की अक्षमता को व्यक्त करता है। मतलब कि वो खुद से अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन ना ला सके, उसे क्या करते हैं? उसे हम विराम अवस्था या
विरामावस्था का जड़त्व कहते हैं। या इसे आसान शब्दों में ऐसा भी समझ सकते हो आप कि अगर कोई वस्तु रुकी भी है तो हमेशा रुकी रहना चाहती है, वो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगी। जैसे इसके काफी सारे एग्जांपल, आम के पेड़ की एक डाली को हिलाने से आम टूटकर नीचे गिर जाता है ना। या इसके अलावा इसके और भी काफी सारे एग्जाम्पल है। या अगर मान के चलो आप ऐसे जब चद्दर झटकाते हैं तो चद्दर झटकाते हैं तो वो कैसे झटकती है, उसकी धूल के कण कैसे बाहर आ जाते हैं। या आपके पास एक कोई कपड़ा है, गंदा कपड़ा, आपने सोचा कि उसको झटका देते इसके धूल के कण निकल जाएंगे। तो ये कैसे होता है सब कुछ, ये सब कुछ जो है वह जड़त्व के नियम के कारण होता है। आ गई बात समझ में? ठीक है, अच्छा। तो अब ये जड़त्व के नियम कौन सा? विरामावस्था का जड़त्व का नियम। अब सर ये सब कैसे हो रहा है? देखो एकदम आसान सी बात है कि अगर आम का पेड़, या जैसे मैं जो झटकाने वाली बातें बता रहा हूं सब सेम ही एग्जांपल है। क्या होगा कि अगर हमारे पास आम के पेड़ के बारे में समझे हम, तो देखो ये रहा आम की डाली, इसके नीचे टंगा हुआ है एक आम, ये डाली में टंगा हुआ है आम। अब क्या होता है, अब यहां पर जैसे ही अपने पेड़ को हिलाया तो ये डाली हिलती है, लेकिन आम क्या चाहेगा? आम फिर भी विराम में रहना चाहेगा। तो जैसे ही डाली हटी तो आम हो सकता है कि झटके कारण टूटकर नीचे गिर जाए, है ना। जैसे ऐसा आपने गाड़ी वगैरह में भी देखा होगा कि एकदम से जब कभी कभार क्या होता है, एकदम से गाड़ी आगे बढ़ाई, पीछे की सीट वाला नीचे गिर गया, है ना। जैसे बाइक वगैरह के कुछ वीडियोस वगैरह काफी सारा दिखाते रहती है, छोटे शॉर्ट वीडियोस की। अगर बाइक पे कोई बैठा होता, जैसे ही एक्सीलरेट करा तो पीछे वाला आदमी नीचे गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि जड़त्व की वजह से। वो विराम में रहना चाहता था तो वो विराम में ही रह गया, गाड़ी आगे चलेगी। इसी प्रकार से यहां पर बस रेलगाड़ी अचानक से शुरू हो जाए, या जब घोड़ा अचानक गति करना प्रारंभ कर देता है, उसके पीछे उसका सवार पीछे की ओर गिर जाता है, घोड़ा एकदम से आगे बढ़ जाए, कोई भी विरामावस्था की चीज एकदम से आगे बढ़ जाए तो क्या होता है, वह वस्तु अगर उस पर रखी हुई है पीछे गिर जाती है, तो किसकी वजह से? जड़त्व की वजह से। या आपने इसका और भी एग्जाम्पल देखा होगा। क्या एग्जाम्पल देखा होगा? इसमें आपने क्लास 9th में प्रैक्टिकल भी करके देखा होगा कि अगर हमारे पास एक ग्लास है, ठीक है, एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर हमने एक कार्डबोर्ड रख दिया और उसके ऊपर एक सिक्का रख दिया, और अगर हमने उस कार्डबोर्ड को जोर से मारा तो सिक्का कांच के ग्लास के अंदर गिर जाएगा। कहां गिर जाएगा? कांच के ग्लास के अंदर गिर जाएगा। तो यह किसकी वजह से हुआ? यह जड़त्व की वजह से हुआ। सर जड़त्व की वजह से कैसे हुआ? कैसे हुआ जड़त्व की वजह से? क्योंकि सर हमने जैसे ही उस कार्डबोर्ड को मारा तो सिक्का विरामावस्था में था, विरामावस्था में ही रहना चाहेगा, तो उस कार्डबोर्ड गति कर गया, कार्डबोर्ड आगे चल गया, तो सिक्के के पैरों तले जमीन खसक गई, तो जमीन खसक गई तो वो नीचे गिर गया। क्लियर है मामला? तो ऐसे हम इस सारी चीज को समझ सकते हैं। अच्छा, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। गति का जड़त्व। गति का जड़त्व क्या होता है कि अगर कोई ये चीज गति कर रही हो, अचानक से ब्रेक लग जाए तो वह फिर भी गति करना ही चाहेगी। इसके अनुसार एक समान रूप से गतिशील वस्तु अपनी गति की अवस्था को परिवर्तन नहीं कर सकती, इस गुण को गति का जड़त्व कहते हैं। जैसे ट्रेन बस वाला एग्जांपल तो अभी भी है कि खड़ा यात्री आगे की ओर गिर जाता है जब ब्रेक लगते हैं। या ये एक और एग्जांपल भैया, ये भी आपके जीवन से जुड़ा एग्जांपल है, ये कभी ट्राई नहीं करना है किसी को भी, है ना, कभी गलती से भी जिंदगी में ट्राई नहीं करना है। याद रखना ये बात, कभी भी चलती हुई ट्रेन या बस से किसी को भी, और स्पेशली लड़कियां नहीं करती, लेकिन लड़के हीरोबाजी में जरूर कर देते हैं, क्या कि ट्रेन रुकी नहीं उससे पहले हम उतर जाए, बस रुकी नहीं उससे पहले हम उतर जाए। ठीक है, तो ये होशियारी कभी किसी को जिंदगी में नहीं दिखानी है, कभी नहीं दिखानी है। कि ट्रेन रेलवे स्टेशन आया, हमने सोचा कि ट्रेन ब्रेक लगेगी, ट्रेन रुकेगी, उससे पहले ही हम आगे गिर जाए, है ना। या बस, है ना, बस में चल रहे थे तो बस वाले भैया ब्रेक लगाएंगे, उनको बोला अरे भैया थोड़ा सा ब्रेक लगा दो, हम उतर जाएंगे चलती हुई बस से। ऐसा कभी नहीं करना है ना। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, मैं जब क्लास 11th या 12th में था तो एक बच्चा बहुत खतरनाक तरीके से उसका एक्सीडेंट हो जाता। वो तो बस का जो कंडक्टर था उसने उसको पकड़ लिया। ठीक है, क्या हुआ था कि बस चल रही थी, बस वो भैया ने साइड में करी और ब्रेक नहीं लगे थे, बस धीमी थी, और उसने सोचा मैं उतर जाता हूं बस से। वो आगे की मुंडी करके उतरने लगा तो कंडक्टर भी वहीं पर ही खड़ा हुआ था, है ना, वो जो बस के गेट पे खड़े रहते ना, जो बोलते रहा भैया इंदौर इंदौर इंदौर, चलो 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 जल्दी बढ़ो जल्दी बढ़ो। तो उसने उसका शर्ट टी शर्ट पकड़ लिया पीछे से,
ठीक है, और उसे रोका और फिर उसके बाद में वो उतरा, है ना। तो ये हरकतें कभी नहीं करना है ना। और ये इसमें फिजिक्स क्या है कि अगर आप गति कर रहे हो और अगर मान के चलो आप अचानक से जमीन पे कूदोगे, तो जमीन पे कूदोगे तो क्या होगा, आप गति कर रहे हो, जमीन विराम अवस्था में है ना, आप गति कर रहे हो, जमीन तो विराम अवस्था में है। तो आप अगर गति करती हुई चीज में से एकदम से जमीन विराम अवस्था पे कूदोगे तो आप तुरंत रुक नहीं पाओगे, आप अभी भी गति में रह जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका जड़त्व है, गति का जड़त्व है। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, लेकिन ये हमें करना नहीं है, ये हमें नहीं करना है। लेकिन क्या किया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है कि हम जो जिस गति की दिशा में या जिस दिशा में बस वगैरह ट्रेन वगैरह गति कर रही है उसी की दिशा में मुंह कर ले और थोड़ा आगे की तरफ, है ना, या रुक भी जाए, ठीक है, तो भी जिस दिशा में गति कर रही थी उसी दिशा में हमें मुंह कर कर उतरना है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा कि हम अगर मान के चलो बस इधर चल रही है, हम भी इधर का ही मुंह करके कूदेंगे तो हमारी जो गति है वो हम दौड़ते 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 थोड़ी धीरे धीरे विराम अवस्था में आ जाएंगे। मतलब कि हम हमारी जो गति का जड़त्व है उसे कम कर लेंगे। तो यहां पर जब कोई व्यक्ति किसी गतिशील ट्रेन से बाहर की ओर कूदता है तो वह आगे की ओर गिर जाता है। ठीक है, देख इसमें भी एग्जाम्पल लिखा है गिर जाता है। इसने ये भी नहीं बोला कि आगे की तरफ मुंह करके कूदना है, नहीं, कूदना नहीं, अगर कूदोगे तो गिर जाओगे। इसी प्रकार से एक गेंदबाज, हाँ भैया ये भी एक और इंपॉर्टेंट सी, ये ऐसे बहुत सारा एग्जांपल है यार, मैं 50 एग्जांपल बता सकता हूँ, ठीक है, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट सी बात करना चाहते हैं तो बेसिक सा एग्जांपल करके हम आगे बढ़ेंगे। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे तुमने देखा होगा कि जब क्रिकेटर वगैरह या बॉल, अगर आप क्रिकेट वगैरह खेलते हो तो कभी कभार क्या होता है कि जो गेंद आती है और एकदम से अगर तुमने होशियारी दिखाकर, है ना, फिर से लड़के बहुत होशियारी दिखाते हैं कि हम तो कैच कर लेंगे, और कैच करने के चक्कर में ऐसे हाथ लगाते थे गेंद के सामने, एकदम तेजी से हाथ लगा देंगे तो गेंद एकदम हाथ में आके चिपक जाती है। और बहुत बार तो ऐसा होता है गेंद आके टकराती है और गेंद नीचे गिर जाती है और ना तो हाथ में कैच पकड़ पाते और हाथ अलग से लाल पड़ जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो गेंद गति कर रही थी, वो गति करना चाहती थी, तुमने अचानक से उसे विराम अवस्था में लाने की कोशिश करी। तो अगर अचानक से विराम अवस्था में लाने की कोशिश करोगे तो वह अपना जड़त्व के कारण, उसका जड़त्व क्या, गति का जड़त्व है, तो वो अवस्था में परिवर्तन नहीं करना चाहेगी, लेकिन तुमने करवा दिया तो वो पूरा बल तुम्हारे हाथ पे लगा देगी। ठीक है, तो इसके लिए आपने देखा होगा क्रिकेट वगैरह में कि जब भी कैच करते हैं तो कैच करते वक्त क्या होता है कि हाथ को गेंद की दिशा में आगे की तरफ ले जाते हैं। या अगर जैसे विकेट कीपर विकेट कीपिंग जब करते हैं तो उस समय गेंद बहुत तेजी से आती है, सबसे ज्यादा तेज गेंद तभी आती है। तो इसलिए जो भी विकेट कीपिंग होती है तो क्या होता है, हाथ को गेंद की दिशा में से पीछे ले जाया जाता है हमेशा। क्यों? जड़त्व की वजह से। ठीक है, तो यह कुछ इंपॉर्टेंट से एग्जाम्पल थे। दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि गति का जड़त्व और विरामावस्था का जड़त्व हर कोई पढ़ता है और आसान सा एग्जाम्पल है, हर कोई समझ जाता है। लेकिन 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 दिशा का जड़त्व जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो एग्जाम्पल है ये एम्स में पूछा जा चुका है। एम्स की जो अलग से परीक्षा होती थी पहले, उसमें असर्शन रीजन में पूछा जा चुका है ये वाला एग्जाम्पल। एम्स में क्या है और क्या हमें पढ़ना है ये हम देखते हैं एक बार। हाँ, डायरेक्ट ब्रेक भी नहीं लगाना है। डायरेक्ट ब्रेक लगाओगे तो वही होगा कि डायरेक्ट ब्रेक लगाओगे तो पीछे वाला आदमी आगे की तरफ कूद जाएगा गति की वजह से। चलिए, तो एग्जाम्पल क्या है, जब ये दिशा का जड़त्व तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक गतिशील वस्तु स्वयं अपनी गति की दिशा को परिवर्तित नहीं कर सकती, इसे दिशा का जड़त्व कहते हैं, या अपनी दिशा में परिवर्तन का विरोध करती है, इसे हम दिशा का जड़त्व कहते हैं। तो अब दिशा का जड़त्व, इसका बेस्ट एग्जांपल अभी जो आप लोग बारिश के दिनों में महसूस भी कर रहे होंगे कि जब भी हम साइकिल या बाइक पर बैठे होते हैं तो पूरा कीचड़ हमारी पैंट पे लग जाता है, या कभी कभार तो कुछ लोग इतना तेज गाड़ी चलाते हैं कि मुंह तक कीचड़ उछल के आ जाता है। मैं वो नहीं बोल रहा हूं कि आपने गाड़ी निकाली, आप बगल में खड़े थे, बगल नहीं, आप उसी गाड़ी पर बैठे हुए हो, उसी गाड़ी पे बैठे हुए हो। या इसके अलावा, है ना, आप लोगों को बोला जाता होगा या मम्मी बहुत डांट कर मार कर समझाती होगी कि स्लीपर या जो चप्पल है वो बारिश के दिनों में पहनकर मत जाना, पैंट गंदा कर लोगे।
ठीक है, कभी कभार तो कुछ नालायक ऐसे चलते हैं कि कीचड़ उछल उछल के उनके माथे तक आ जाता है या पूरा शर्ट तक गंदा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि स्लीपर में भी क्या होगा कि जैसे ही आप, या स्लीपर में या गाड़ी के जो टायर होते हैं, इन सब में क्या होता है कि जैसे ही आप कीचड़ पर गए तो वो चिपक गया। अब क्या होता है, अब आप आगे बढ़ोगे तो अब वो घूमना, मतलब अब आपका पैर घूम रहा है तो वह घूमना चाहेगा, वो भी घूमना चाहेगा। लेकिन क्या होगा अल्टीमेटली, जैसे अगर हम गाड़ी के टायर से समझते हैं, इस चीज को ज्यादा अच्छे समझ में आता है, तो अगर गाड़ी के टायर से समझे हम तो क्या होगा, यहां पर गाड़ी का टायर तो घूम रहा है सर, तो इस पे जो कीचड़ चिपक चुका है, जो कीचड़ चिपक चुका है, ये कीचड़ क्या कर रहा है सर, ये जो कीचड़ है, ये कीचड़ मान के चलो पूरी गाड़ी के टायर में चिपका हुआ है। अब ये टायर घुमा, तो ये टायर घुमा तो यहां पर ये जो कीचड़ है ये क्या करेगा, अपनी दिशा में, देख अगर कोई सी चीज को गोल गोल घूमना है तो उसका हर क्षण दिशा बदलनी चाहिए, लेकिन वो अपनी दिशा में परिवर्तन नहीं करवाना चाहता है। तो दिशा में परिवर्तन नहीं होगा, तो दिशा में परिवर्तन नहीं होगा तो क्या होगा, दिशा में परिवर्तन नहीं होगा। तो एक किसी भी बिंदु पर अगर मैं इसकी दिशा देखूं, मान के चलो मैंने इस बिंदु पे दिशा देखी, तो ये दिशा स्पर्श रेखीय रूप से, यहां पर दिशा यह स्पर्श रेखा होगी, यहां पर दिशा यह स्पर्श रेखा होगी, तो यहां से ये स्पर्श रेखीय रूप से कीचड़ उछल जाएगा। तो ये अगर गाड़ी पर तुम बैठे हुए हो, तो अगर बाइक ऐसे बोलते ना मडघाट वगैरह लगा लो आगे, या ये साइकिल वगैरह पर जो साइकिल होती है उसमें से नीचे एक रबर लगा दिया जाता है, ये इस आकार का ऐसा रबर सा लगा देते हैं, और जिसपे बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें लिखी जाती है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, है ना, या ट्रक वगैरह पर पीछे वाले टायर पे ऐसा बड़ा सा रबर का टुकड़ा लगा दिया जाता है, उसपे भी प्यारी प्यारी बातें लिख देते हैं ना। भारत देश में क्रिएटिविटी सातवें आसमान पर रहती है हमेशा, तो अजीब अजीब बातें लिख देते हैं, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, बड़ी होके वॉल्वो बनूंगी, है ना, या हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। तो ये सारी बातें जो लिखी हुई रहती है, ये क्यों लगाया जाता है, ठीक है, ये क्यों लगाया जाता है, क्योंकि इससे जब टायर में, है ना, अगर मान के चलो कीचड़ उछला और अगर यहां पर हमने इसके पीछे ये ऐसा रबर का टुकड़ा लगा दिया तो कीचड़ इससे टकराकर नीचे गिर जाएगा, ये पीछे जो आदमी है, ये जो गाड़ी है पीछे, उस पर नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, हंसेगी तो फंसेगी, चलो ठीक है। कुछ लोग उस पे जान वान ऐसा कुछ लिखवा लेते हैं, हॉर्न, हाँ हॉर्न प्लीज। देखो तो अब ये किसकी वजह से, दिशा की जड़त्व की वजह से हो रहा है। तो एग्जाम्पल देख, इसी प्रकार का एक और एग्जाम्पल भी है कि अगर, अच्छा सुमित बेटा तुम कौन से गांव से हो यार, ये सब हमारे गांव में तो नहीं लिखा जा रहा है, सुमित के गांव में लिखा जा रहा है, वो कौन थी जो मुस्कुराकर चली गई। बेटा मत ही पता कर कौन थी ना, वो तुझे, वो मुस्कुराई नहीं है। दो बातें होती है, एक तो वो देख कर हंस रही थी या हंस कर देख रही थी, ठीक है। तो तुझे देख कर हंस रही थी, हंस कर नहीं देख रही थी, है ना, तो गलतफहमी में ना जी। देखो तो यहां पर इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल होता है कि जो ग्राइंडिंग व्हील होता है, ग्राइंडिंग व्हील, या अगर आपने देखा होगा चाकू की धार वगैरह बनाने के लिए, है ना, एक ऐसा ग्राइंडिंग व्हील टाइप होता है, तो इसके ऊपर, है ना, या सिलबट्टा बोलते हैं हम इसे हिंदी में, तो इसके ऊपर जब चाकू लगाया जाता है, या इसके ऊपर अगर धार बनाने के लिए ये चाकू वाकू लगाया हमने, या इसको धार बनाने के लिए हमने और भी कोई भी मेटल टच करते हैं इस पे, तो क्या होता है, चिंगारियां बाहर निकलती है, वो भी स्पर्श रेखीय दिशा में निकलती है, स्पर्श रेखीय दिशा में। तो स्पर्श रेखीय दिशा में निकलती है, सब कुछ क्यों हो रहा है, यह सब कुछ जो है, वो जो चिंगारियां जो उत्पन्न होती है वह स्पर्श रेखीय दिशा में निकलती है, किसकी वजह से, दिशा के जड़त्व की वजह से, ठीक है। क्या हो गया ये विशाल को, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में हूं, सुमित बेटा तुम मुझसे बात मत कर वरना मेरी क्लास में आना बंद कर देगा, ठीक है, यहां पर ध्यान दे, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। और सुमित तू पिछले क्लास आरंभ बैच में भी था, झूठ मत बोलना, है ना, और जब भी मैं लाइव आता था तो मैं तेरे को बहुत डांट कर भी जाता था, मुझे याद है अच्छे से। चलो देखो भाई, तो एक सवाल कर लेते जितना पढ़ा हम उस पर, बाकी फिर आगे पढ़ेंगे न्यूटन की गति का द्वितीय नियम।
हाँ, बुलाती है मगर जाने का नहीं। बहुत बढ़िया। चलो अब यहां पर ये सवाल बुला रहा है, इसके पास जरूर चले जाओ, वरना है ना नीट वाले आवाज लगाएंगे क्या कि बुलाते हैं हम सभी को लेकिन तू आने का नहीं। यहां पर बोला गया 1 किलोग्राम का एक पिंड है, जो एक डोरी, मतलब डोरी है, ये डोरी है, एक 1 किलोग्राम का पिंड है और उसके नीचे एक और डोरी बंधी हुई है ना। अब यहां पर हमें बोला गया कि इस डोरी में 3 भाग है, एक ये ए भाग है, ये बी ब्लॉक है और ये सी नीचे है। या फिर एक ऐसा समझ सकते हैं हम कि ये बिंदु जो है वो ए बिंदु है, ये वाला बिंदु बी बिंदु है और ये वाला बिंदु सी बिंदु है, मतलब ये पूरा ब्लॉक जो है वो बी ब्लॉक है। तो अगर हमने यहां पर इसे अचानक से क्या बोला है कि यदि डोरी सी पर अचानक से झटका दी जाए, तो अगर अचानक से झटका देकर तोड़ेंगे हम इसे या झटका देंगे हम इसे, तो कहां से टूटेगी? ए बी भाग टूटेगा, बी सी भाग टूटेगा या कोई भाग नहीं टूटेगा, या द्रव्यमान घूमने लगेगा? क्या होगा ये बताना है आपको, कौन सा भाग टूटेगा। तो सर इसमें जो हमने पढ़ा वो उसका यूज है क्या? लग तो नहीं रहा है, देखो उसी का यूज है। क्या होगा, जैसे ही हम इसे खींचेंगे तो हमने झटका दिया, तो अभी ये बताओ ये ब्लॉक द्रव्यमान कहाँ है? सर ब्लॉक ये रहा द्रव्यमान। तो ये द्रव्यमान क्या चाहेगा? सर ये विराम अवस्था में रहना चाहेगा। पहले कैसे था? विराम अवस्था में ही था। तो ये तो नहीं हिलने वाला, ये तो नहीं हिलेगा, ये तो रुके रहेगा। ये नहीं हिलेगा तो इसके ऊपर वाली रस्सी भी नहीं हिलेगी, तो ये वाली रस्सी हिलेगी, इसे खींचेंगे तो ये टूट जाएगी। तो ये बीसी भाग जो है वो टूट जाएगा, बीसी भाग जो है वो टूट जाएगा। आई बात समझ में सभी को? क्या क्लियर है मामला? क्यों? क्योंकि सर ये द्रव्यमान रुका हुआ रहेगा, ये रुका हुआ था, ये नहीं हिलेगा, लेकिन ये वाला हिलेगा, इसको खींचेंगे तो ये टूट जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम ऐसा समझे कि अगर हमने इसको पकड़ा और इसे एक नियत बल से खींच रहे, ध्यान से सुनना, दूसरा सवाल पूछ रहा हूं इसमें, कि अगर हम इसे नियत बल से खींच रहे तो ये ए बी भाग से टूटेगी, है ना। अब ये जो राज की बात है वो आगे चल के हम इस चैप्टर में समझेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम एक और सवाल। ये तो ऐसे बकवास का सवाल है, बताओ भाई क्या होगा जब एक घोड़ा, मतलब एक घोड़ा गाड़ी है एक तरीके से समझ सकते हो, तो घोड़ा अचानक से यायक मतलब अचानक से दौड़ने लगता है, तो क्या होगा? जब एक घोड़ा अचानक से दौड़ने लगता है तो क्या होगा? चलो हाँ बिल्कुल, क्या होगा? विराम के जड़त्व के कारण उसके शरीर का ऊपरी भाग स्थिर रह जाएगा तथा निचला भाग घोड़े के साथ गति में आ जाएगा। ये तो अजीब ही ऑप्शन भी बदले हुए है ना, मतलब कि अगर आप मान के चलो फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो ये ऑप्शन देखकर हंसी जरूर आनी चाहिए कि एक घोड़ सवार पीछे हट जाएगा। सर ये कैसी बात हुई कि अगर घोड़ सवार घोड़े पे बैठा है और जैसे घोड़ा दौड़ा वो मेरे को डर लग रहा, मैं तो जा रहा हूँ, घोड़ सवार डर के कारण गिर जाएगा, है ना। मतलब मान के चलो घोड़ा एकदम से चला तो सर ऐसा है घोड़ सवार है तो पहली बार तो नहीं बैठा होगा घोड़े पे कि जैसे ही घोड़ा चला डर गया मैं तो गिर गया, ऐसा नहीं होगा ना। क्या होगा? गति के विराम के जड़त्व के कारण वो पीछे गिर जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। अब हम बल को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, एक बार परिभाषा क्या है वो भी हम देख लेते हैं। क्या होता है बल? एक प्रकार का खिंचाव या धक्का जो किसी वस्तु की स्थिर अवस्था या एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित करता है या परिवर्तन करने की प्रवृत्ति रखता है, वह बल कहलाता है। मुझे उम्मीद है ये सारी बातें अब आपको समझ में आएगी कि अवस्था में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति रखता है या परिवर्तन करता है। अब बल क्या क्या कर सकता है? यह वस्तु की चाल को परिवर्तित कर सकता है, यह दिशा को परिवर्तित कर सकता है, चाल व दिशा दोनों को परिवर्तित कर सकता है, आकार या आकृति को परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये तो समझ में आते हैं सारे, है ना। अच्छा, ये वाला आकार और आकृति को कैसे परिवर्तित कर सकता है? मान के चलो कि तुम्हारी हरकतें ढंग से नहीं लगी और तुम्हें पड़ा एक चाटा या उड़ती हुई चप्पल तुम्हारी तरफ आई,
तो उससे क्या हो सकता है, उससे तुम्हारे गाल की जो आकृति है उसमें परिवर्तन आ सकता है। तो ये बल के कारण आकृति में परिवर्तन आया। चलो अब हम ये शॉर्ट में बेटा देखो, ये सारी बातें कैसी है ना, मैं तुम्हें ईमानदारी वाली बात बताता हूं, ये बच्चे के लिए खुद के समझने वाली बात है कि यार मैं इतना बड़ा हो चुका हूं, मैं अब 12वीं पास कर चुका हूं, तो ये वाली सारी बातें लिखने में समय बर्बाद करना चाहिए मुझे या नहीं करना चाहिए। मैं ये चीजें आपके खुद के ऊपर छोड़ना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि कल वाली ही बात है कि अगर मैं तुम्हें हर चीज हाथ से खिलाता रहूंगा तो तुम जिंदगी भर ऐसे ही रह जाओगे। अब ये खुद के ऊपर खुद का डिसीजन है क्या कि सर मैं इतना होशियार हूं, ये सब कक्षा 9वीं की बातें हैं, मैं इसको या तो इसी से पीडीएफ से ही पढ़कर खत्म कर दूंगा हमेशा के लिए, या इसके लिए मेरे को जो इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स लगेंगे, जैसे किसी को लगा कि भैया ये फर्स्ट लॉ इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ये लिख लिया। किसी को लगा इनर्शिया इंपॉर्टेंट है, इनर्शिया को ऐसे 3 भाग में लिखा कि 3 प्रकार का होता है, बस इतना ही लिखा कॉपी में, बाकी ये सब यहीं से रीड कर लिया। किसी को लगा कि नहीं मुझे एक एक एग्जाम्पल भी लिखना चाहिए, तो शॉर्ट में एग्जाम्पल लिख लिया कि भैया चिंगारी वाला एग्जाम्पल इसका है, पीछे गिरने वाला एग्जाम्पल इसका है, या आगे गिरने वाला एग्जाम्पल किसका है, तो एक एक लाइन में खुद से लिख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बल, अब जिसको पता है भैया बल क्या होता है तो परिभाषा लिख लेगा, शॉर्ट में लिख लेगा। चाल में परिवर्तन, गति में परिवर्तन, चाल गति में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन बल के कारण होता है। या अगर किसी को लगता है कि इतना तो मैं होशियार हूं यार, इतना भी मेरे दिमाग में भूसा नहीं है कि सर मेरे को यही ना पता हो बल क्या क्या कर पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम बल के मात्रक की ओर। तो बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक अगर हम देखें तो हमें पता है सर बल का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है, और सीजीएस मात्रक होता है वो डाइन होता है, मतलब कि हम इसे DYNE से चिन्हित करते हैं, और ये न्यूटन को हम N से चिन्हित करते हैं। अच्छा, इसके अन्य मात्रक भी होते हैं, ये होता है केजी वेट और KGF, एक होता है ग्राम वेट और ग्राम एफ। इसका तात्पर्य क्या होता है ना? तो यहां पर अगर हम लिख रहे हैं 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन 10⁵ डायन होता है, ये तो हमें पता है। अब इसके अलावा यह केजी वेट और केजी ग्राम वेट और केजी वेट में क्या अंतर होता है? तो सबसे पहली बात तो केजी वेट क्या होता है? तो केजी वेट जो होता है वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, या जी न्यूटन के बराबर होता है। 1 केजी वेट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल मिलेंगे हमें PYQs जिसमें फोर्स जो है वो केजी वेट में दिया हो, तो 1 केजी वेट जो होता है वो जी न्यूटन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? जी न्यूटन, या 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है, इसी प्रकार से 1 ग्राम वेट जो होता है, ये छोटा मात्रक है, सीजीएस मात्रक है, तो 1 ग्राम वेट जो होता है वो 980, या जी को अगर सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड होता है, सेकंड्स पर, या इसे 980 डायन के बराबर हम लिख सकते हैं। क्लियर है मामला? तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम न्यूटन की गति का द्वितीय नियम समझना चाहते हैं। तो उस नियम को समझने के लिए हमें एक सबसे इंपॉर्टेंट सी बात समझनी पड़ेगी, जिसे कहते हैं हम संवेग। क्यों? क्योंकि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम जो होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर होता है। तो अगर आपको संवेग नहीं पता तो आप द्वितीय नियम कैसे ही समझ पाओगे? तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम हम समझे, उसके लिए हमें संवेग पता होना चाहिए। संवेग क्या होता है? ठीक है, तो देखो संवेग एक्चुअल में ये बताता है कि किसी भी वस्तु में कितनी गति है, कितनी गति है। इसको छोटे छोटे एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि सर अगर एक साइकिल बहुत तेज चलती हुई हमसे टकराई तो हमें कुछ नहीं होगा, है ना? मतलब ऐसा नहीं है कि सर मेरे हाथ पांव टूट जाएंगे, हड्डियां टूट जाएगी, या 10 दिन में हॉस्पिटल में भर्ती रहूंगा। लेकिन अगर एक धीमी चलती हुई ट्रक भी मेरे से टकरा गई तो सर फिर तो हाथ पांव फूट सकते हैं, सिर फूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। आई बात समझ में? तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि सर एक तेज चल रही थी, एक धीमी चल रही थी। तो क्या किसी भी चीज का तेज चलना और धीमा चलना हमें यह बताता है कि उसके पास कितनी गति है, या वो हम पे कितना बल लगा सकता है? हाँ सर, किसी वस्तु का तेज चलना धीरा चलना तो बताता ही बताता है, साथ में उसका द्रव्यमान कितना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे अगर एक मच्छर जितनी तेज चल रहा है उतनी ही तेज अगर हमसे एक मच्छर चलता हुआ अगर हमसे टकरा गया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उतनी ही तेज अगर हमसे कार टकरा गई, बस टकरा गई, तो सर बहुत नुकसान हो सकता है हमें।
ठीक है, तो यह कौन सी चीज कितनी तेज चल रही है वो तो है ही है, लेकिन कितने द्रव्यमान की है वो भी इंपॉर्टेंट है ना। इसको ऐसा मोटू पतलू वाला एग्जांपल से भी समझ सकते हैं हम कि अगर एक मोटू है तो मोटू अगर ना, अगर कोई मोटा आदमी हमें मार रहा है, पीट रहा है, चटावटा मार रहा है, तो उसमें हमें ज्यादा लगेगी, लेकिन एक पतले आदमी से शायद इतना ना लगे ना। जैसे ये दुनिया कभी कभार जो पतले आदमी होते हैं उनका मजाक भी बहुत उड़ाती रहती है ना, कि अरे तू क्या मारेगा हमें, है ना, तू कैसे हाथ लगा देगा, एक फूंक मारेंगे हम तू उड़ जाएगा ना। मतलब ये फिजिक्स के नियमों के विरुद्ध है, लेकिन फिर भी मजे बहुत आते हैं कि फूंक मारकर तुझे उड़ा देंगे, ठीक है। या कुछ कुछ जैसे अभी बहुत तेज हवाएं चल रही है तो कुछ बच्चे अजीब अजीब सी बातें बोलते हैं अपने दोस्तों के मजे लेने के लिए। हाँ, मतलब ये जो सारी बातें बता रहा हूं मैं तुम्हें, अपने दोस्तों के मजे लेने के लिए बोल सकते हो। जैसे हमारी क्लास में एक लड़का था, उसके मैं काफी मजे लिया था एक दो बार। मैंने एक बार क्लास के बाद में, मतलब मेरे कॉलेज में एक मेरा दोस्त था, आज भी वो वैसा का वैसा ही है, अब नहीं हुआ मोटा कभी। तो एक बार की बात है, कॉलेज के बाहर हम लोग बैठे हुए थे, छुट्टी का समय था, तो बहुत तेज हवाएं चल रही थी, ठीक है। तो हमने उसके जेब में कुछ पत्थर ला के रख दिए। उसने पूछा ये क्या कर रहे हो, तो हमने बोला बेटा तू उड़ ना जाए इसलिए तेरी रक्षा कर रहे हैं हम। तेरे घर वालों को क्या जवाब देंगे हम कि आपका लाडला हमारे साथ पढ़ता था उड़ गया, तो इसीलिए हम तेरे जेब में थोड़े पत्थर डाल देते हैं ताकि तू उड़ ना पाए। चलो देखो, तो यहां पर हम संवेग की बातें करते जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो संवेग क्या होता है? संवेग होता है गति का मात्रकतम प्रभाव, है ना। तो अब ये क्या हुआ, मात्रा, गति की मात्रा, या इसमें इसकी क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी कितना है, कितनी मात्रा है, उसको परिभाषित करता है, उसको संवेग परिभाषित करता है, ठीक है। लोगों को लगता है संवेग की परिभाषा जो है वो द्रव्यमान इंटू वेग है। लोगों को लगता है कि जो P है वह m इंटू वी है। तो ये m इंटू वी इसकी परिभाषा नहीं है, ये m इंटू वी इसकी परिभाषा नहीं है, नहीं, इसकी परिभाषा नहीं है, ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। ये इसका फॉर्मूला हो गया। ऐसा हो सकता है कि तुम्हें बचपन में क्लास 9th 9th में किसी ने रटवा दिया हो कि संवेग की परिभाषा होती है द्रव्यमान इंटू वेग। नहीं, ये परिभाषा नहीं है, इसका फॉर्मूला है। परिभाषा क्या है? गति का मात्रकतम प्रभाव व्यक्त करने वाली भौतिक राशि को संवेग कहते हैं, या जो गति का मात्रकतम प्रभाव व्यक्त कर पाए उसे हम संवेग कहते हैं। यह वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल के तुल्य होता है। यह एक सदिश राशि होता है जिसकी दिशा ताक्षणिक वेग के अनुदिश होती है। आओ इसे समझे। P, इसे हम चिन्हित किससे करते हैं? सबसे पहली बात तो इसे चिन्हित करते हैं हम P से। तो अब P बराबर होता है mv के। यह हमने लिखा वेक्टर, सदिश रूप में। सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, कैसी राशि है सर? सदिश राशि है। इसकी दिशा वेग की दिशा, जिस किसी भी क्षण पर हम संवेग देख रहे हैं तो जिस दिशा में वेग होगा उसी दिशा में संवेग होगा। पहली इंपॉर्टेंट सी बात। दूसरी इंपॉर्टेंट सी बात कि इसका मात्रक और विमा क्या होती है। तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे। चीतो हो जाओ शुरू, बताओ इसका मात्रक क्या होगा। तो सर द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, चाल का मात्रक होगा मीटर पर सेकेंड। दूसरी बात, चीतो बताओ इसकी विमा क्या होगी, इसकी विमा क्या होगी। तो सर द्रव्यमान की विमा होती है m, लंबाई की होती है l बटे में t, t की पावर -1, तो m1 l1 t की पावर -1 इसकी विमा होगी। तो कुछ बेसिक सी बातें हमने बता दी यहां पर। अब हमें संवेग तो सर समझ में आता है ना, कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा या जिसका वेग ज्यादा होगा उसका संवेग अधिक होगा। अब हमें इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात समझनी, जिसे हम कहते हैं संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन सबसे इंपॉर्टेंट सी बात जो हमें समझना है। अब यहां पर ही मैं जो बातें बताऊंगा वो याद रखना कि ये आदि अनादि काल तक हमें उपयोग में आएगी, और आदि अनादि काल के बीच में ही एक काल आएगा जिस दिन तुम क्लास में बोलोगे सर ये कैसे आया, ठीक है। तो उस दिन फिर मैं तुम्हें पलायन वेग दे दूंगा। क्यों? क्योंकि ये संवेग में परिवर्तन, ये वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जो सारी बातें बताई जा रही है आपको वो अभी बताई जा रही है, लेकिन इसका उपयोग आगे तक होता रहेगा।
ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन कैसे लिखेंगे, संवेग में परिवर्तन कैसे लिखेंगे? तो सर मान के चलो संवेग में परिवर्तन लिखना है, इसे हम डेल्टा पी से लिख सकते हैं। ये होगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, या हम इसे लिख सकते हैं एम वी माइनस यू, प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग ना। अच्छा नहीं आया सर समझ में, देख ये क्या होगा, ये संवेग जो होगा वो द्रव्यमान इंटू वेग में परिवर्तन लिखा जा सकता है। संवेग क्या, m इंटू वी, तो m तो नहीं बदल रहा तो v बदल रहा है, तो m इंटू डेल्टा v लिख सकते हैं हम इसे। तो ये हो जाएगा m इंटू वेग में परिवर्तन, v फाइनल माइनस v इनिशियल, ठीक है, या इसे हम m v माइनस u भी लिख सकते हैं। सारी भाषाओं में मैंने लिखकर तुम्हें बता दिया। अब यहां पर इस पे क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो अब क्वेश्चंस में आपको करवा रहा हूं, ये बातें आपको याद होनी चाहिए या याद रखना है आपको। देखो जैसे कैसे सवाल आते हैं, इस पे क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी है। मान के चलो हमने बेसिक से सवालों से शुरुआत करी। हमने बोला कि एक गेंद का द्रव्यमान m है, इसकी चाल u थी, इस तरफ गति कर रही थी, इसे रोक दिया जाता है, इसे स्टॉप कर दिया जाता है। तो रुकने के बाद या रुकने पर संवेग में परिवर्तन क्या होगा? संवेग में परिवर्तन क्या होगा? ठीक है, तो जब ये रुक जाएगी तब संवेग में परिवर्तन क्या होगा ये पता करना है। तो सर एकदम आसान सा सवाल है ये, तो ये रुक गई मतलब फाइनल वेग जो होगा, तो क्या करेंगे सर इसमें हम ये बोलेंगे हम सर फाइनल वेग जो होगा वो 0 होगा। तो संवेग में परिवर्तन होगा m v माइनस u, तो सर v तो 0 है, तो जगह माइनस एम यू, ठीक है, नेगेटिव है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, वो दिशा विशा के हिसाब से हम देख भी सकते हैं, लेकिन हम इतनी बात बोलेंगे कि सर यहां पर परिमाण mu होगा। इसी प्रकार से इस सवाल को और थोड़ा सा टफ बनाते हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि यह दीवार से टकराई और टकरा कर रुक गई। अच्छा इसमें अगर मैं तुम्हें वैल्यू दूं तो कर पाओगे ना यार, अगर मैं तुम्हें द्रव्यमान की वैल्यू दे दी, चाल की वैल्यू दे दी, या u का परिमाण दे दिया, तो वैल्यू रखकर सॉल्व कर सकते हो। बेटा उसका मान जो है वह वैल्यू मैं बोल रहा हूं ना, अगर दूं मैं तुम्हें 5 मीटर पर सेकंड, ये दीजिए 2 किलो, तो 5 × 2 10 हो गया, आ गया आंसर। अब इसमें जो एक और इंपॉर्टेंट सी बात होती है, वो दूसरा इंपॉर्टेंट सा सवाल जो हमें, देखो इसमें 2-3 ही सवाल करवाऊंगा, लेकिन इसके आंसर्स टाइप आप ध्यान रख सकते हो हमेशा के लिए। हमें बोला गया कि यहां पर एक दीवार है, अब इस दीवार से इसकी प्रत्यास्थ टक्कर होती है। कैसी टक्कर बोल रही है? प्रत्यास्थ टक्कर। प्रत्यास्थ टक्कर होती है। अब प्रत्यास्थ टक्कर के बाद डेल्टा पी बताना है। अच्छा अब प्रत्यास्थ टक्कर मतलब क्या होता है? मतलब यह हुआ कि ये टकराया और टकराकर जितने वेग से टकराया था उतने ही वेग से वापस भी चले गया। जितने वेग से टकराया था उतने वेग से वापस भी चला गया। मतलब क्या हुआ कि यहां पर आया, ये u वेग से आया, ये टकराया u वेग से, और ये टकरा कर वापस जब गया तो ये वापस भी u वेग से ही चले गया। ठीक है, द्रव्यमान m है। तो इसमें अब संवेग में परिवर्तन क्या लिखेंगे? तो सर अब संवेग में परिवर्तन होगा डेल्टा p बराबर होगा m इंटू डेल्टा v। अच्छा सर जब तक द्रव्यमान नहीं बदल रहा तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, v फाइनल माइनस v इनिशियल होगा। अच्छा अब इसका प्रारंभिक वेग कितना है? इसका प्रारंभिक वेग क्या है? प्रारंभिक वेग क्या है? इसका प्रारंभिक वेग u है। अच्छा इसका अंतिम वेग क्या है? सर अंतिम वेग भी u है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या वाली बात इसकी दिशा पलट चुकी है। दिशा पलट चुकी है, तो मैं दोनों को u नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? u ही u। क्यों? क्योंकि यहां पर इसमें वेग की दिशा अलग अलग है। तो कैसे करेंगे अब हम इसे सॉल्व? देखो ये होगा v,
v मतलब ये वाली दिशा, इस दिशा को हम पॉजिटिव बोल देते और ये वाली दिशा को हम नेगेटिव बोल देते। अच्छा, आपके सहूलियत के लिए मैं थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहूंगा, मैं यहाँ पे v0 लिख देता हूं। v0 से आया, v0 से टकरा कर चले गया, ताकि वो uv का चक्कर खत्म हो जाए, कुछ नई बात आ जाए। इस जगह v0 माइनस v0, आई बात समझ में? v0 माइनस v0 कर दिया तो क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जा रहा था, ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, टकरा कर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। कितनों को ये समझ में आ गया है ना? डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो यहां पर हम लिख सकते हैं सर, ये हो जाएगा m इंटू, या मैं सीधा आंसर लिख दूं क्या? चलो कर देते हैं, m इंटू v0 प्लस v0 हो जाएगा ये। या यहां पर हम डेल्टा p जो होगा संवेग में परिवर्तन, वो संवेग में परिवर्तन लिख सकते हैं हम यहां से। हम यहां पर लिखेंगे, ये हो जाएगा 2m v0। ये होगा संवेग में परिवर्तन। ठीक है, कितना होगा? 2m v0 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप हमेशा के लिए, आदि अनादि काल के लिए, युगों युगों तक ये बात याद रख सकते हैं क्या, कि जब भी एक गेंद टकराएगी, टकरा कर वापस आएगी, तो जितने वेग से टकराई या जितनी चाल से टकराई उतनी ही चाल से वापस आएगी, तो उसमें परिवर्तन जो होगा वो 2m v0 होगा। ऐसा भी बोल सकते कि एक गेंद को हमने छोड़ा, h ऊंचाई से गई, टकरा कर वापस ऊपर आ गई। ठीक है, तो जब टकरा कर वापस ऊपर आ गई है तो उस कंडीशन में संवेग में परिवर्तन क्या होगा? तो जब भी टकरा कर चीज वापस उसी दिशा में आई तो यहां पर 2m v0 या वेग को जोड़ना होगा। हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो। चलिए, इसी में एक और बेहतरीन सा लाजवाब सा सवाल मैं आप लोगों को करवाना चाहता हूं। क्या सभी चीजें तैयार है? वैसे ये वाला जो सवाल है वो सवाल बल पे करवाया जाता, लेकिन मैं आपको यहां पे संवेग में भी करवा देता हूं। क्या? एक छोटे से सवाल का स्टेटमेंट लिखेंगे हम। क्या स्टेटमेंट लिखना है? स्टेटमेंट लिखो। एक गेंद 20 मीटर ऊंचाई से समतल सतह पर गिरती है। 20 मीटर ऊंचाई से समतल सतह पर गिरती है तथा टक्कर के पश्चात 5 मीटर ऊपर उछलती है। 5 मीटर ऊपर उछलती है। एक गेंद सतह पर 20 मीटर ऊंचाई से आकर गिरती है, टकराई, और टक्कर के बाद में 5 मीटर ऊपर उछलती है। तो आपको बताना है इसका संवेग में परिवर्तन क्या होगा यदि द्रव्यमान 1 किलो है। आंसर मतलब आसान रखते हैं हम सवाल को, द्रव्यमान 1 किलो है गेंद का, तो आपको बताना है इसके संवेग में परिवर्तन क्या होगा। देखो, अब वेग नहीं दिया है, चालाकी कर रहे, वेरी चालाक। निकिता बेटा, कैसे काम चलेगा जिंदगी में? अगर मैं यहां पर v0 प्लस v0 करूंगा तो 2v0 नहीं हो जाएगा, है ना? पिछले 10 मिनट से, मतलब 10 मिनट तो नहीं सवाल कर, लेकिन जितनी देर से सवाल हुआ एक ही बात पूछी जा रही है। क्या? डेल्टा p बराबर होगा 2m v0। 2 कहां से आ गया मूर्ख? ये m 2v0 नहीं हो जाएगा, v0 जोड़ के 2 और 2, 1 और 1 2 होता है। 1 और 1 2 होता है कि नहीं होता है? चल बेटा, ये जो मैंने बोला है ना, ये वही लिखा हुआ है बोर्ड पे कि एक गेंद को h ऊंचाई से छोड़ा जाता है। चलिए, तो कैसे करेंगे? तो देखो, अब इस सवाल को करने के लिए हमें फिर से इसके वेग में परिवर्तन लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं ये लिख रहा हूं संवेग में परिवर्तन क्या होगा, डेल्टा p क्या होगा, तो संवेग में परिवर्तन क्या होगा कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए हम ऐसा बोल सकते हैं सर कि यहां पर संवेग में परिवर्तन जो होगा वो डेल्टा p बराबर होगा m v माइनस u।
तो अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग पता करना पड़ेगा, मतलब टक्कर से पहले और टक्कर के बाद वेग पता करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ नीचे आएगी तो वेग नेगेटिव ले सकते हो आप। तो टक्कर के पहले और टक्कर के बाद वेग क्या होगा, तो अगर कोई गेंद 20, इसीलिए तो मैं बोलता हूं कि स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देख, जिसने सरल रेखा में गति नहीं पढ़ा वो एक सवाल कर ही नहीं सकता, न्यूटन के गति के नियम का सवाल है और नीट में आएगा ऐसा सवाल। फिर बोलते हो सर हमसे सवाल नहीं बना, क्यों? क्योंकि तूने पुराना वाला पढ़ा ही नहीं। अब जिसने सरल रेखा में गति पढ़ा उसके लिए 10 सेकंड का सवाल है ये, कि अगर एक गेंद को 20 मीटर ऊंचाई से छोड़ा जाएगा तो कितने वेग से धरातल पे टकराएगी। अगर एक गेंद टकराने के बाद में 20 मीटर ऊपर जा रही है तो कितने वेग से ऊपर जाएगी। √2gh कर लो, या अगर तुम्हें SP स्टार याद हो तो देख लो भैया, गेंद जब भी गिरना शुरू करती है तो पहले में 5 मीटर, अगले में 15 मीटर गिरती है, तो 2 सेकंड में 20 मीटर गिरेगी, तो 2 सेकंड में वेग हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, GT। चलो कोई बात, कर देते हैं। वैसे SP स्टार से आ चुका है, V की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड आ चुकी है, और U की वैल्यू जो है 5 मीटर ऊपर जाएगा, मतलब कि सर 1 सेकंड ऊपर गया है, 1 सेकंड ऊपर गया है, मतलब कि 10 मीटर पर सेकंड वेग होगा। अच्छा, अब एक को पॉजिटिव बोलना पड़ेगा, एक को नेगेटिव बोलना पड़ेगा। आप किसी को भी पॉजिटिव ले लो, किसी को भी नेगेटिव ले लो। मान के चलो मैंने नीचे वाले को नेगेटिव ले लिया, तो एक को पॉजिटिव बोलना पड़ेगा, दैट्स इट। ठीक है, बाकी अगर जिसको अच्छा नहीं लगा वो पूरा पूरा देख लो। V की वैल्यू क्या होगी, V की वैल्यू होती है सर √2gh। तो कितनी ऊंचाई से गिरा सर, ये 2 × 10 × 20, तो क्या 400 का वर्गमूल करोगे 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। या U की वैल्यू जो हो जाएगी वो फिर से हो जाएगी √2gh। कितनी ऊंचाई गया, 5 मीटर ऊपर। देख 5 मीटर ऊपर जाना, 5 मीटर नीचे आना, बात बराबर ही होती है। मैंने तुम्हें सिखाया था नीचे आने से वेग हमेशा कैलकुलेट किया करो। तो ये हो जाएगा √2 × 10 × 5, या ये 10 × 5 मतलब कितना हो जाएगा 100 का वर्गमूल 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव रखना पड़ेगा। तो अब परिवर्तन कितना होगा सर जी, परिवर्तन कितना होगा, तो डेल्टा P जो लिखेंगे हम, डेल्टा P इधर लिख देते हैं, ये होगा 1 × द्रव्यमान है V - U, तो हो जाएगा 1 × -20 - 10, या हम लिख सकते हैं -30 kg मीटर पर सेकंड, है ना। वैसे हमें क्वेश्चन वो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं खेलेगा इसमें, वो हमसे परिमाण ही पूछेगा। तो परिमाण कितना हो जाएगा 30 kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, ठीक है, आ गया समझ में, क्लियर है मामला। चल अब आगे बढ़ते, इसमें एक और सवाल करते ना। अब ये वाला भी जो सवाल करवाऊंगा वो इसी के जैसा होगा, इसका और एडवांस वर्जन होगा। ठीक है, इसका भी आप आंसर चाहो तो याद रख सकते हो। क्या है इंपॉर्टेंट सा सवाल, अब आएगा जिंदगी का असली मजा। देखो जरूरी नहीं है गेंद जो सीधी जाए सीधी आए, गेंद तिरछी भी जा सकती है। मतलब देखो ऐसा भी सवाल हो सकता है कि हमारे पास एक समतल सतह है, इसमें हमारे पास एक गेंद जो है वह यहां से आ रही थी, ये इस पथ पर आई, टकराई, टकराने के बाद में इस दिशा में निकल गई, तो आई, टकराई, टकरा कर चली गई। अब हमें बोलेगा कि यहां पर अगर कहीं से भी कोण दे सकता है, दीवार के साथ भी कोण दे सकता है या ऊर्ध्वाधर के साथ कोण भी दे सकता है। अब बताना इसका संवेग में परिवर्तन क्या होगा कि यदि यह प्रत्यास्थ टक्कर है, प्रत्यास्थ टक्कर, और यह प्रत्यास्थ तिर्यक टक्कर है। ये कैसी तिरछी टकराई मतलब तिर्यक टक्कर। तो इस कंडीशन में डेल्टा P क्या होगा, डेल्टा P बराबर क्वेश्चन मार्क, द्रव्यमान M यह आ रही है U चाल से, द्रव्यमान M ये जा रही है U चाल से। क्लियर मामला। अब हमें करना है यहां पर संवेग में परिवर्तन क्या होगा। तो अब कैसे करेंगे हम इसे, अब कैसे करेंगे,
यही सवाल में एग्जैक्टली ऐसा भी बोल सकता है कि ये जो गेंद है ना, यह जमीन पे ना टकराते हुए किसी दीवार पे टकरा रही है। मतलब देखो, ये ऐसा का ऐसा सवाल जो मैं घुमा दिया, थोड़ा इधर बढ़ा देते हैं, तो देखो अगर मैंने ये सवाल घुमा दिया तो ये क्या है सर, ये दीवार बन गई। अब ये क्या बन गया, अब दीवार बन गई, अब दीवार पे टकरा रही है। तो ये दोनों ही बातें पूछ सकता है, दोनों का आंसर सेम ही होगा मुझे तो लगता है। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? तो अगर हाँ, तो अब हमें इसे कैसे करना होगा। देखो अब चक्कर यह है कि यह एक सदिश राशि, तो क्या दिशा बदली है? हाँ सर, दिशा बदली है। इसमें दिशा बदलना बहुत आसान सी बात थी, मैंने यहाँ पर प्लस माइनस से ही काम चला दिया क्योंकि एक वी में गति थी, लेकिन अब ये द्विविमीय गति है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें घटक घटक खेलने पड़ेंगे। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो इस गेंद का घटक या वेग का घटक, तो सर यहां पर जो घटक होंगे वो कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो क्या हो रहा है, ये यू वेग से इधर आ रहा है, उसका ऊर्ध्वाधर के साथ कोण थीटा है, ये कोण थीटा, तो ये वाला कोण भी थीटा होगा। देखो ये कोण थीटा होगा, ये कोण थीटा होगा, ऊर्ध्वाधर के साथ जो कोण बन रहा है वो थीटा है। तो यहां पर मैं यू के घटक कर सकता हूं, या m इंटू यू संवेग लिख देता हूं सीधे, संवेग के भी घटक कर सकते हैं। तो x दिशा में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एम यू साइन थीटा, और y दिशा में हो जाएगा ये एम यू कॉस थीटा। कितनों को ये चमका, संवेग जो होगा वह कॉस घटक साइन घटक। इसी प्रकार से इसमें भी अगर मैं घटक घटक खेलूंगा तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये होगा सर ऊर्ध्वाधर के साथ कोण थीटा, तो ये वाला घटक जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम यू साइन थीटा, और इधर वाला जो घटक हो जाएगा, हाँ सही तो है, एम यू साइन थीटा, और ये वाला घटक जो होगा एम यू कॉस थीटा। ठीक है, कितनों को घटक समझ में आ गया, बस इतना बता दो, कितनों को घटक समझ में आ गया। आ गए घटक समझ में? ये सबाना कैसा बोलती रे, ये बोलती सर वो एक्स दिशा में साइन कैसे आ गया, क्यों तूने रट्टा लगा लिया क्या रे? मना बोला था ना रटने का नहीं, जो बोल रहा है वो समझने का। कोण के साथ वाला कॉस, कोण के लंबवत वाला साइन, इसमें एक्स वाई नहीं लेने का। अगर कोण एक्स के साथ होता तो फिर एक्स घटक कॉस होता, वाई वाला साइन हो जाता। अभी कोण वाई के साथ है, ऊर्ध्वाधर के साथ कोण है। अच्छा, अब ये बताओ कि अगर मैं तुमसे पूछूं, देखो मैं चाहूं तो पूरा पूरा लिखकर भी बताऊंगा, लेकिन अभी पहले इतना देखकर तुम्हें क्या चमका, क्या तुम्हें ऐसा लगा कि सर इधर संवेग mu sin थीटा है, इधर भी mu sin थीटा है, इधर mu cos थीटा है, इधर भी mu cos थीटा, तो सर कोई परिवर्तन ही नहीं आ रहा? कितनों को लगता है कोई परिवर्तन ही नहीं आ रहा? कपिल लोधी बेटा कहां थे, कहां लोट लगा रहे थे तुम अभी तक? मेरा गला तो शाम से खराब है, तुम अब क्लास में आ रहे हो आखिरी के 15 मिनट में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे बारे में पूछा। कितनों को लगता है 0 आ जाएगा? नहीं सर, देखो x दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। अगर मैं तुमसे संवेग बोलूं तो देखो संवेग को दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो x और y का अलग लिखो, या i कैप j कैप में लिख लो, दोनों बातें बराबर ही है ना। कैसे बोल रहा हूं मैं तुम्हें, ऐसा लिख लो। देखो अगर मैं चाहूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि संवेग, प्रारंभिक संवेग जो होगा वो होगा सर i कैप में mu साइन थीटा i कैप माइनस निगेटिव में mu cos थीटा j कैप। इसी प्रकार से अंतिम संवेग जो होगा वो हो जाएगा mu साइन थीटा i कैप प्लस mu cos थीटा j कैप। कितनों को ये चमका? संवेग मैंने लिख दिया। तो अगर ये बात समझ में, तो आप चाहो तो x और y के लिए भी लिख सकते हो कि सर ये x वाला ये रहा, ये x वाला ये रहा, ये y वाला ये y वाला।
तो इसमें एक बात समझ में आई कि सर एक्स दिशा में संवेग में परिवर्तन नहीं हुआ, एक्स दिशा में संवेग में परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब जब भी गेंद को मैं दीवार पे फेंकू, कैसे भी फेंकू, सीधा फेंकू, तिरछा फेंकू, कैसा भी फेंकू, इसमें एक्स दिशा में संवेग में परिवर्तन नहीं होता। मतलब क्या हुआ, इसको हम और आसान शब्दों में ऐसे लिखाएंगे कि संवेग का घटक जो दीवार के अनुदिश है या धरातल के अनुदिश है, धरातल के समांतर या धरातल के अनुदिश है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं आता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। मतलब जब भी तुम गेंद फेंकोगे दीवार पे, तो उसमें या जमीन पे तुमने गेंद फेंकी, तो उसमें वो घटक जो जमीन के समांतर है उसमें कभी परिवर्तन नहीं आता। हमेशा जो घटक जमीन के लंबवत या धरातल के लंबवत है उसी में परिवर्तन आता है। मतलब ये हुआ कि जमीन के लंबवत ही गेंद बल लगाती है। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि जमीन के लंबवत ही हमेशा गेंद पर बल लगता है, जमीन द्वारा या दीवार द्वारा। मतलब कि अगर हमारे पास हमने गेंद ऐसे फेंकी तो गेंद ऐसे फेंकी, मतलब हमें लगा कि गेंद गई ऐसे टकराकर उछली, तो जमीन ने बल इधर लगाया। नहीं, बल तो हमेशा जमीन ऐसे ही लगा रही है, बल हमेशा धरातल के लंबवत ही लगता है। इस बल को हम अभिलंब प्रतिक्रिया बल या नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, जिसके बारे में हम और डिटेल में आगे जाकर पढ़ेंगे। नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो अभी अगर मैं परिवर्तन की बात करूं तो हम संवेग में परिवर्तन लिख सकते होगा P फाइनल माइनस P इनिशियल। तो देखो सर, ये तो हमें पता चल गया, ये तो 0, पूरा लिखूं या सीधे कर दूं? ये तो 0 होगा और ये हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये फिर से जैसा अभी करा, जस्ट देखो जो अभी करा वैसा का वैसा सवाल है। इसमें बस घटक करने पड़ गए, उसमें घटक नहीं थे। तो ये हो जाएगा 2mu cos थीटा, ये हमारा आंसर आ जाएगा बस। जे क्या, या परिमाण जो होगा वो 2mu cos थीटा होगा। इसके नीचे हाँ y दिशा में चेंज होगा, या इसके नीचे तो y दिशा x दिशा में मैं कभी भी नहीं बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये जमीन हो, ये दीवार हो, तो इसमें उल्टा हो जाएगा। इसमें x दिशा में परिवर्तन आ रहा, y दिशा में परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सा स्टेटमेंट आग लगाकर लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सा स्टेटमेंट आग लगाकर लिखेंगे। तिर्यक टक्कर में प्रत्यास्थ, मतलब जितने से टकराया उतने से ही उठा। एक स्टेटमेंट आग लगाकर लिखेंगे। कोटा में फिजिक्स कैसे पढ़ाते हैं पता नहीं साक्षी बिटिया, हम तो कोटा वालों को जानते नहीं है। देखो यहां पर लिखो, तुम तो गरीब आदमी है, हम छोटे से आदमी, जो याद है वो लिखवा देते हैं, जो याद है वो लिख लो। जब भी एक गेंद प्रत्यास्थ तिर्यक टक्कर करती है तब सदैव सतह के लंबवत दिशा, तब सदैव सतह के लंबवत दिशा में ही संवेग में परिवर्तन होता है। सतह के लंबवत दिशा में ही संवेग में परिवर्तन होता है। हाँ नारायण बेटा, एक बार वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहा हूं बेटा? हरिओम, है ना? नाम तो बढ़िया भगवान वाला रख लिया, लेकिन हरकतें बिल्कुल भी देव वाली लग नहीं रही है तुम्हारी। मैंने 50 बार बोल दिया कि जो घटक कोण के साथ होता है वो कॉस होता है, कोण के लंबवत साइन होता है। ठीक है, चलिए, तो जितना ये बताया ये ध्यान रखना। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। तो अब देखो, हमने संवेग में परिवर्तन बहुत डिटेल में पढ़ लिया। ठीक है, अब हमें न्यूटन की गति का द्वितीय नियम पढ़ना। तो द्वितीय नियम क्या होता है?
द्वितीय नियम जो होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर पर परिभाषित होता है, मतलब संवेग में परिवर्तन बटा समय। तो देखो अब अगर मैं द्वितीय नियम पढ़ूंगा तो द्वितीय नियम मेरे लिए बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि मैंने संवेग में परिवर्तन पे बहुत डिटेल में बातें कर ली है। तो मुझे जब संवेग में परिवर्तन डिटेल में समझ में आता है तो मैं द्वितीय नियम बहुत आसानी से पढ़ सकता हूं। क्या कहता है ये? इस नियम के अनुसार किसी निकाय पर आरोपित बाह्य बल, जो बल होता है बाह्य बल, उस निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। मतलब संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर बल होता है। ठीक है, अब ये बल क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर कैसे होता है, इस पे क्या क्या बातें होती है, इस पे बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। ये सब कुछ जब हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, है ना, क्योंकि मैं बीच में ब्रेक नहीं करूंगा, क्योंकि इस पे मुझे लगातार पढ़ाकर क्वेश्चंस भी करवाने हैं। तो जो क्वेश्चंस करवाने अगर बीच में ब्रेक हो जाएगा तो वो आप क्वेश्चंस ढंग से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसी चीज को कल की क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे और इस पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं कल की क्लास, कल मतलब मंडे की क्लास में। ठीक है, चलिए तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना। मिलते हैं हम मंडे को। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।